Hey everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Today we are going to learn chapter 10, that is Producers Equilibrium for class 11th. In this chapter, we are going to enhance our thought process to understand the cost pattern of a manufacturing unit. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि बेसिकली प्रोड्यूसर कौन होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है, सारे के सारे हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, एक जगह पे लाके इकट्ठा करता है, जिससे कि वो क्या कर सके, अपने बिजनेस को या अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को क्या कर सके, रन कर सके। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर ये सीखना है कि एक प्रोड्यूसर को कब तक प्रोडक्शन करना चाहिए। इसका मतलब ये, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, अपने बिजनेस में बहुत सारी कॉस्ट को एम्प्लॉय करता है, तो उनको किस समय तक अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए जिससे कि उनको लॉस ना हो। ठीक है, पहले हम इसका जनरल मीनिंग समझेंगे, फिर हम इसको इन डेप्थ जाके समझेंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें आपकी क्या है, आपके सोचने का, समझने का जो बेसिकली व्यू पॉइंट है उसको क्या करेगा, थोड़ा इनहेंस करेगा, थोड़ा चेंज करेगा। ठीक है, तो फाइनली इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे। सबसे पहले क्या समझना है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। क्या समझना है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। हु इज अ प्रोड्यूसर। एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या समझना है, हु इज अ प्रोड्यूसर, एक प्रोड्यूसर कौन होता है। देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एक आसान भाषा में समझते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होता है। ठीक है, हालांकि हमने इससे पहले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने इसको डिटेल्ड मैनर में समझा है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। स्टिल हम एक बार और समझेंगे कि प्रोड्यूसर है कौन बेसिकली। तो हमने बोला कि ये कौन है, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये कौन है, प्रोड्यूसर, और इनका नाम क्या है, मिस्टर अरुण। ठीक है, मिस्टर अरुण इनका नाम है। तो अभी हमें इसमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि मिस्टर अरुण को क्या है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। इनको अपनी फैक्ट्री में, ये इनकी एक फैक्ट्री है, इनको अपनी फैक्ट्री में क्या बनाने का काम स्टार्ट करना है, टॉय बनाने का काम स्टार्ट करना है। तो मिस्टर अरुण को अगर टॉय बनाने का अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो इनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। इनको सबसे पहले अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है या दो हिस्सों में बांटा गया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, आई एम सॉरी, प्रोडक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, पहले तो होते हैं इनपुट फैक्टर, इनपुट फैक्टर इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं नॉन इनपुट फैक्टर, नॉन इनपुट फैक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, इनपुट फैक्टर में हमारे आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये नॉन इनपुट फैक्टर में आते हैं हमारे रॉ मटेरियल। क्या आते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, यहां तक भी हमने समझ लिया। अब हमने ये एक चीज समझी कि बेसिकली जो रॉ मटेरियल है ये हमारा आएगा किससे, ये आएगा तो हमारा कैपिटल से ही ना। किससे आएगा, कैपिटल से। और जो हमारा लैंड है वो भी किससे आता है, कैपिटल से। तो बेसिकली जब भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें दो फैक्टर के बारे में बात करनी होती है, लेबर और कैपिटल के बारे में। किसके बारे में बात करनी होती है, लेबर एंड कैपिटल के बारे में। ठीक है, लेबर एंड कैपिटल के बारे में। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ। ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन लेबर कैपिटल। ठीक है, लेबर का मतलब एल एंड कैपिटल का मतलब के से डिनोट करा जाता है। एंड इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किससे दिखाया जाता है, क्यू एक्स से। ठीक है, क्यू एक्स से, जहां पे क्यू का मतलब प्रोडक्शन एंड एक्स का मतलब क्वांटिटी का नेम हो जाता है। ये चीज हो गई। तो अब हमने यहाँ पे क्या समझा, हमने ये समझा कि बेसिकली एक प्रोड्यूसर को जब भी उसे प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, लैंड की पड़ती है, लेबर की पड़ती है, कैपिटल की पड़ती है, एंड एंटरप्रेन्योर की पड़ती है। अब ये एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर इज ऑनर ऑफ द बिजनेस। मतलब इस केस में अगर देखा जाए तो मिस्टर अरुण कौन है, ऑनर है बिजनेस के, क्योंकि यही तो सारी चीजों को अरेंज करेंगे। तो ये क्या है, प्रोड्यूसर है। तो एक प्रोड्यूसर को किसी भी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें बेसिकली उसको स्टार्टिंग में किसके साथ काम करना है, लेबर के साथ काम करना है और कुछ कैपिटल लगाना है। अच्छा, कैपिटल जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये सुनो, कैपिटल को बार बार बिजनेस में नहीं इंप्लॉयड कर सकते। ठीक है,
लिमिटेड रिसोर्सेस होती है हमारी कैपिटल, पैसा हमारा लिमिटेड रिसोर्स है तो फिक्स्ड है, हम बार बार पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कैपिटल कैसे रहेगा, फिक्स रहेगा। बट ये जो लेबर है, आप लेबर को थोड़ा सा पेमेंट करके अपने लेबर को कम और ज्यादा कर सकते हो, इसीलिए क्या कहलाता है हमारा वेरिएबल फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल फैक्टर कहलाता है। तो अब हमें वापस अपने कॉन्सेप्ट पे जाना है। हु इज प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? अब प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। प्रोड्यूसर क्या है? इकोनॉमिक एजेंट है। क्यों इसने बोला कि इकोनॉमिक एजेंट है? इकोनॉमिक मीन समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ? समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी। अब हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर है वो इकोनॉमिक एजेंट क्यों है? क्योंकि वो काम इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब वो कुछ बनाए, ठीक है, कैपिटल को लगा के फिर उसे मार्केट में सेल करे, जिससे फिर से उनकी कैपिटल जनरेट हो। ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या हो गया कि इकोनॉमिक एजेंट हो गया। वो अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं किस चीज का? गुड्स का एंड सर्विसेज का। क्या करते हैं? जो कि प्रोडक्शन करते हैं किसका? गुड्स का एंड सर्विसेज का। He supplies these goods and services in the market to earn income by way of profit। क्या इसने बोला? ये सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में, जिससे कि प्रॉफिट को अर्न कर सके। यस और नो? अभी हमने इस चीज को समझा था। मिस्टर अरुण हमारे वाले एग्जांपल में टॉय क्यों बना रहे हैं? ताकि वो उनको बना के मार्केट में बेच के प्रॉफिट को अर्न कर सके। ये इनका क्या है? प्राइम मोटो है। तो ही सप्लाइज दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट टू अर्न इनकम। पहली लाइन हमने क्या समझी कि एक प्रोड्यूसर क्या होता है? इकोनॉमिक एजेंट होता है, जो कि प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर हमने देखा कि वो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल कर देता है, ये सप्लाई करता है, जिससे कि वो इनकम को अर्न कर सके। एंड जो इनकम वो अर्न करेगा बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट बोला जाता है। यस और नो? अभी हम आगे चल के इसको भी थोड़ा बाइफरकेट करेंगे कि बेसिकली क्या है करके। तो इसने बोला कि अगर हम बात करें तो हमारे प्रोडक्शन में कौन कौन से इनपुट होते हैं? एक होता है हमारा फैक्टर इनपुट, एक होता है हमारा नॉन फैक्टर इनपुट। ये भी हमने समझ लिया। फैक्टर इनपुट में आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। एंड नॉन फैक्टर इनपुट में आता है हमारे रॉ मटेरियल्स। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन दिस इनपुट लीड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला एक प्रोड्यूसर जो होता है वो जितना भी खर्चा करता है, मतलब किस चीज पे खर्चा कर रहा है? वो लैंड के ऊपर, ठीक है, उसके बाद लेबर के ऊपर, उसके बाद जो उसका कैपिटल जा रहा है, कैपिटल के ऊपर जो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो, उसका खुद का प्रॉफिट, ठीक है, जो वो खुद को सैलरी पे करेगा वो, उसके अलावा हमारे रॉ मटेरियल खरीदने में जो पैसा लगाएगा वो, रॉ मटेरियल के अलावा हो सकता है कि उसको पैकिंग का करना पड़े, आफ्टर सेल सर्विस करना पड़े। तो ये सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब उस प्रोडक्शन को करने की कॉस्ट। ठीक है, अगर वो टॉय ना बनाए तो इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट नहीं होगी। तो जो टॉय बनाना ही उसका क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर लीड्स टू रेवेन्यू। यस और नो? ऑब्वियस। इसने बोला कि जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से आता क्या है? रेवेन्यू। अच्छा, रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट होता है या सेल होता है? तो रिवेन्यू का मतलब सेल होता है। ठीक है, समटाइम हमें ऐसा लगता है कि रिवेन्यू मीन्स प्रॉफिट, बट रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं होता। रिवेन्यू मीन्स सेल, सॉरी, रिवेन्यू मीन्स सेल। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करें प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, तो प्रॉफिट का मतलब होगा सेल माइनस कॉस्ट। किस चीज की? प्रोडक्शन की। किस चीज की? प्रोडक्शन की। आई होप ये चीजें समझ में आ रही हैं। द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला यहाँ पे? बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है। इन्होंने बोला जो प्रोड्यूसर का जो गोल होता है वो क्या होता है? इनका गोल होता है मैक्सिमाइज करना किस चीज को? रिवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंस को। मतलब जितना ज्यादा इनके बीच का गैप होगा उतना ही ज्यादा प्रोड्यूसर के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कैसे? एक बार इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखो, हमने क्या बोला? हमने एक चीज समझी। हमने यहाँ पे समझा था कि हमारा जो प्रॉफिट होता है, एक मिनट, हाँ, हमने क्या समझा कि जो हमारा जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर का गोल क्या है? प्रोड्यूसर का सीधा सीधा गोल होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने सीखा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। हमने बोला मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम सेल भी बोल देते हैं, मतलब अकाउंट्स की लैंग्वेज में। एन माइनस होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, यहां तक भी हमने समझ लिया।
अब हमने बोला इनके बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इनके बीच का गैप दो चीजों पर निर्भर करता है। किन किन चीजों पे? सबसे पहले हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ये हमारा केस 1 है, ठीक है। केस 1 क्या बोला मैंने कि मेरा रिवेन्यू है 100 रुपए का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 80, तो मैंने बोला कि मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपए। एक काम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, सेकंड केस में मैंने बोला कि अपने रिवेन्यू को बढ़ा दो, किसी भी तरीके से अपने सेल को बढ़ाओ। अब सेल कैसे बढ़ेगा, या तो आपका प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा रेट पे बिक जाए, है ना। तो हमने बोला कि हमारा जो रिवेन्यू है वो 100 की जगह इस बार कितना है, 120 है, बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज नहीं हो रहा, तो इन दैट केस हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40। ये एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमने बोला रिवेन्यू को 120 ही रहने देते हैं, किसी भी तरीके से हम अच्छी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अच्छे मतलब थोड़े बड़े लेवल पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के या वेस्टेज को कम करके हम अपनी कॉस्ट की कटिंग कर दें। तो इन दैट केस मैंने बोला कि मेरा जो कॉस्ट है वो कितना है, 60 रुपीज है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पर आपका रिवेन्यू एज इट इज रहने वाला है 100। तो मैंने बोला यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40। तो दो चीजों पे आपका क्या है, प्रॉफिट निर्भर कर रहा है, या तो रिवेन्यू को बढ़ा दो या कॉस्ट को घटा दो, ठीक है। दोनों केस में आपका क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा प्रॉफिट, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही हम अपने डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर लीड्स टू रिवेन्यू। द गोल ऑफ प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड कॉस्ट। जो गोल होता है प्रोड्यूसर का वो क्या होता है, डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना। मतलब जितना ज्यादा वो इनके बीच के ब्रैकेट को बढ़ा देगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका प्रॉफिट बन जाएगा। when this difference is maximized, profit is also maximized। क्या बोला कि जितना ज्यादा डिफरेंस मैक्सिमाइज बढ़ता चले जाएगा उतना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता चले जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा है, एक बार छोटा सा रिकैप लेते हैं। प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का। इन बेसिकली जो बनाए हुए उसके प्रोडक्ट होते हैं इसको वो मार्केट में सप्लाई करता है और प्रॉफिट को अर्न करता है। प्रोडक्शन की अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे दो तरीके के इनपुट है, फैक्टर इनपुट, नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट में अगेन बाइफरकेट करा गया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे नॉन फैक्टर इनपुट में क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। जितना भी खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा करा जाता है इनपुट के ऊपर उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला जो प्रोड्यूसर का जो बेसिकली गोल है वो क्या है, प्रोड्यूसर का गोल है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एंड मैक्सिमाइज कैसे होगा, जितना आपका रिवेन्यू एंड कॉस्ट का ब्रैकेट बढ़ता चले जाएगा उतना आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक समझा, अब हमने यहाँ पे समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, अब आप बोलोगे इसमें और भी तो चीजें हमें पढ़नी चाहिए थी कि प्रोडक्शन क्या होता है, बाकी की सारी चीजें। इन सब के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में हम डिटेल्ड मैनर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप उन बेसिकली चैप्टर्स को रेफर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 1 में हमने प्रोड्यूसर के बारे में बहुत अच्छे से समझा था कि बेसिकली प्रोड्यूसर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम रेफर होता है टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसने क्या बोला, जो प्रोड्यूसर्स का इक्विलिब्रियम होता है इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब जो प्रोड्यूसर है वो कहाँ पर सेटिस्फाई होगा, जहां पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। A producer strikes his equilibrium at that level of output where profit is maximized। इसने बोला जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे आकर स्ट्राइक होता है, हमने बोला जहां पे प्रॉफिट क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। क्या बोला मैंने, जहां पे प्रॉफिट क्या होता है, हमारा मैक्सिमम होता है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। प्रोड्यूसर अपना इक्विलिब्रियम वहीं पे सेट करता है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट अदर देन द इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसने बोला कि इसके अलावा, जैसे मैंने बोला एक छोटी सी चीज समझते हैं, हमने बोला कि ये हमारा क्या है, यूनिट ऑफ आउटपुट है, यूनिट ऑफ आउटपुट है, ठीक है। तो हमने बोला कि या तो प्रोड्यूसर एक यूनिट बनाए या दो बनाए या तीन बनाए, चार बनाए, पांच बनाए, छह बनाए। इन्होंने इस तरीके से 6 यूनिट बनाई। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पे होगा, नहीं, ये हमेशा ट्रू नहीं है। हो सकता है कि उनका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैक्सिमम है। अभी हम इनको आगे सिचुएशन के या बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा के साथ समझेंगे। तो मैंने बोला कि अगर इनका प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि इन वाली यूनिट को बनाने के लिए उनको फिक्स कॉस्ट को एम्प्लॉय करना पड़ जाए। एंड जैसे ही फिक्स कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि मान लो इनका यहाँ पर प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है। तो इन दैट केस इनका जो इक्विलिब्रियम है वो ना तो यहाँ पे सेट होगा, ना यहाँ पे सेट होगा, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर, और ना ही यहाँ पर। प्रॉफिट भी सेट होगा, सॉरी, इक्विलिब्रियम भी सेट होगा कहाँ पे, 4 पे, ठीक है। तो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या समझा कि एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम के अलावा, इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है, 4।
वुड मीन लोअर प्रॉफिट, इसका मतलब कम ही प्रॉफिट आएगा, मतलब जो प्रोड्यूसर है उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पर। ठीक है, तो एनी अदर लेवल ऑफ आउटपुट वुड मीन लोअर प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है, कम प्रॉफिट। प्रॉफिट इज जनरली कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। इन्होंने बोला कि प्रॉफिट को अगर हम कैलकुलेट करा जाए तो कैसे होता है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसको तो अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि रिवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, जहां पे प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। अगर सिंगल शब्दों में बोलूं कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम क्या है, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम वहां एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्रोड्यूसर का जो है प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्या बोला इसने, इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। अभी इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है, इसको समझते हैं। बोथ इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड एज डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है, इसने बोला कि इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों को ही एस्टिमेट करा जाता है टीआर माइनस टीसी के द्वारा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं। येट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट वेयर एज अकाउंटेंट कंसिडर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटेंट क्या बोलता है, सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को बोलता है, जबकि इकोनॉमिस्ट कंसिडर बोथ एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। चलो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इजी करते हैं, कैसे इजी करते हैं समझते हैं। आप लोगों को पता है कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को अकाउंट्स एक विषय पढ़ना है और एक इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है ना, तो अकाउंट्स में आप लोग क्या पढ़ते हो कि बेसिकली आपने एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप सिर्फ उन्हीं आइटम्स को या उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जिनको आप मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसे आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते तो इसका मतलब वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनता। अच्छा ठीक है, यहां तक भी हमें समझ में आया। इसके बाद एक मिनट, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा लिख के बता देती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ सो दैट कि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, एक बार इसको लिख के दिखाती हूँ। देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक है अकाउंटिंग प्रॉफिट, एक है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है और इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इसको समझते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट दोनों को ही मेजर करा जाता है टीसी माइनस टीआर के द्वारा। ठीक है, दोनों ही क्या है, टीसी माइनस टीआर। इसको किससे दिखाते हैं, प्रॉफिट को। एंड प्रॉफिट के लिए सिंबल क्या यूज होता है इकोनॉमिक्स में, पाई। ठीक है, चलो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहता है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या कहता है कि हम सिर्फ क्या लेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेंगे, टी आर माइनस टीसी। बट टीसी में क्या होनी चाहिए, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट होनी चाहिए। अब हमने बोला कि क्यों एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही एक्सप्लिसिट कॉस्ट होनी चाहिए। हमने बोला क्यों एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेना है, इम्प्लिसिट को क्यों नहीं लेना। अगर हम बात करें यहाँ पर टी आर माइनस टीसी, जहां पर टीसी का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, ये हो गया। चलो, हमने अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या पढ़ा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें अकाउंटिंग के अंदर ये बताता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसको आप मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते तो आप उसको अकाउंटिंग के अंदर मत दिखाओ। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि ऑनेस्टी ऑफ की पर्सनल। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो क्या है कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी ईमानदारी को आप मनी की फॉर्म में दिखा सकते हो, तो हमने बोला नहीं। जब आप इसको मनी की फॉर्म में नहीं दिखा सकते तो इसका मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग में कोई रोल प्ले नहीं करता। ये तो हो गया हमारा अकाउंटिंग के अंदर। अब हमने समझा कि ये चीज ठीक है, तो फिर हम इकोनॉमिक्स के अंदर क्यों ले रहे हैं। पहले हम छोटा सा एक मीनिंग समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। हालांकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है ये हमने चैप्टर 8 में डिटेल्ड मैनर में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं क्या कर रही हूँ, एक बार इसका रिकैप दे रही हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो प्रोड्यूसर की जेब से जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, प्रोड्यूसर की को पे करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोड्यूसर ने क्या करा हुआ है, एक मैनेजर को हायर करा हुआ है। इन्होंने क्या करा है,
एक मैनेजर को हायर करा हुआ है। तो ये जो मैनेजर है इनको सैलरी पे करना पड़ेगा, ये प्रोड्यूसर के लिए क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। दूसरी तरफ मैंने क्या बोला, जो प्रोड्यूसर हैं इन्होंने क्या करा, इनका एक बेटा है, इन्होंने क्या करा, अपने बेटे को अपने साथ काम पे लेके आ गए कि चलो तुम्हें क्या करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया कि आपको पैसा वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको वहां पे जाके काम सीखना है। अब ये जो इनका प्रोड्यूसर का जो बेटा है, ये इनसे कोई भी बेसिकली फी चार्ज नहीं करता, कोई भी रेम्यूनरेशन चार्ज नहीं करता। तो प्रोड्यूसर को क्या है, हालांकि काम तो उससे करवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है, क्या है ये, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑन कॉस्ट, खुद की कॉस्ट है ये। तो ये खुद की कॉस्ट को खुद को नहीं पे कर रहे, ये क्या हो जाती है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाती है। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते समय एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को लिया जाता है, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते समय सिर्फ आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करना होता है, क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो मनी की फॉर्म में मेजर हो ही नहीं सकती, इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते समय इसको मेजर नहीं करा जाता। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो समझते कि क्या है, कहते हैं कि वेरेज अकाउंटिंग अकाउंटेंट कंसिडर ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, व्हाट, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन द एस्टिमेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। इकोनॉमिक्स जो होता है वो कंसिडर करता है दोनों कॉस्ट को, कौन कौन सी, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, दोनों कॉस्ट को ये क्या करता है, कंसिडर करता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टीआर माइनस टीसी, यहाँ पे दोनों कॉस्ट को लेना होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है टीआर माइनस टीसी, यहाँ पे सिर्फ हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं। या हम इसको अगर और डिटेल्ड मैनर में समझे तो हम ऐसे समझेंगे कि इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब होता है टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जबकि अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टीआर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट ओनली। ठीक है, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनर में समझ में आ गया होगा कि बेसिकली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी हमें समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आप कॉमर्स के बच्चे हो तो फिर भी एक बार हम इसको समझते हैं कि क्या है करके। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर एस्टिमेटेड बोथ एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होते हैं इसका एस्टिमेशन दोनों तरीके से करा जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट से भी एंड नेट प्रॉफिट से भी। एक छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं कि बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है क्या। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हमारा है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे हमारा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा नेट प्रॉफिट। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है, अगर एक इन्वेस्टर है या फिर कोई भी आउटसाइडर है, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को जानने में क्यों इंटरेस्टेड रहता है, उसको सिर्फ ये पता करना होता है, अगर इस प्रोड्यूसर को या फिर अगर इस ट्रेडर को मैं कोई 100 रुपए का गुड्स इसके हाथ पे पकड़ाऊं तो इसको कितने में बेच सकता है। मतलब ये इसको 110 में बेच सकता है, 120 में, 130 में, 150 में, 200 में, कितने में बेच सकता है। तो हमने बोला कि मान लो इस प्रोड्यूसर ने क्या करा, इस गुड्स को बेचा 175 में, कितने में बेचा, 175 में। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है इनका, ये प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है, सेल कितने का करा, 175 का, खरीदा कितने का था, 100 रुपीज का। तो यहाँ पे 175 माइनस में 100 कितना हो गया आपका प्रॉफिट, 75। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको जीपी रेशियो निकालने के लिए बोला जाए तो आप ये बोलोगे कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, तो प्रॉफिट कितना है, 75, सीपी कितना है, 100 इंटू 100। इसका मतलब ये है कि अगर इन पर्सन को, इस प्रोड्यूसर को या इस ट्रेडर को माल दिया जाए तो ये 75 रुपए ऊपर करके बेच सकता है मार्केट में, है ना। 75% का ऊपर क्या दिला सकता है, फायदा दिला सकता है हमें। यहीं पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट कहते हैं ठीक है 75 में मैंने बेच तो दी, सॉरी 75 का प्रॉफिट अर्न करके मैंने बेच तो दिया, लेकिन इस 75 को बेचने में मेरे को बहुत सारी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी। जैसे कि उसने बोला कि मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ा 5 रुपए। इसके अलावा उसने बोला मेरी जो टेलीफोन की कॉस्ट आई वो 5 रुपए आई। इसके अलावा उसने बोला कि मेरे बेसिकली सेल्स पर्सनल था जिसकी मेरे को कॉस्ट बियर करनी पड़ी 15 रुपीज। इसके अलावा उसने बोला कि मेरे जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है वो सारे मिला के मेरे कितने हुए, 30 रुपीज हो गए। तो अब हमें क्या, इसने बोला कि अब जो बचेगा ना वो मेरा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका प्रॉफिट अब कितना रह जाता है, अब रहता है इसका 45, 50, 55, इट मीन 20 रुपीज। ठीक है, कितना रह गया, 20 रुपीज। तो इसका नेट प्रॉफिट कितना है, 20। मतलब एक माल को ये 100 रुपए के माल को 175 में बेच तो सकता है, लेकिन
हमने बोला कि यहाँ पर हमारा जीपी रेशियो कितना है, 75% है, लेकिन अगर इसका एनपी रेशियो देखा जाए तो ये 75 नहीं है, ये कितना है, ये सिर्फ आपका 20% है। क्यों? क्योंकि 75 का मुनाफा कमाने के लिए आपको और भी बहुत सारे कॉस्ट क्या करने पड़ते हैं, इनकर करने पड़ते हैं। ये क्या कहलाता है, मेरा नेट प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो चलो वापस से चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट आर एस्टिमेटेड बोथ एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, द डिफरेंस इज एज अंडर। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीवीसी। अब ये टीवीसी क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेट प्रॉफिट क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहता है कि हम रिवेन्यू में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को हटा देते हैं, जो हमारी मतलब अपेरेंट है, जो हमें दिखाई दे रही है सामने, उन कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट इस चीज को नहीं मानता। वो क्या कहता है, कहता है नहीं, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी तो हम ही को बियर करनी पड़ेगी ना। चलो मान लिया कि वो हमने एक बार स्टार्टिंग में लगा दी है, ठीक है, हमें बार बार पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो बार बार आ रहा है हमारे ऊपर। तो हमने बोला कि नेट प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करेंगे, दोनों ही कॉस्ट माइनस करते हैं, टीएफसी को भी एंड टीवीसी को भी। तो टीएफसी प्लस टीवीसी क्या होता है हमारा, ये तो हमारी टोटल कॉस्ट होती है। ये हमने समझा था चैप्टर नंबर 8 में। यस, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। आई होप दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप क्या हो, एग्री करते हो। अभी हमें आगे समझना है। अब हमें समझना है एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तीन सिचुएशन होती है हमारी प्रॉफिट की, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो हमें समझना है वन बाय वन कि क्या है करके। इन इकोनॉमिक, परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस इज असेस्ड विद रेफरेंस टू 3 लेवल ऑफ प्रॉफिट। क्या इसने बोला कि इकोनॉमिक्स के अंदर देखा जाए तो बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होती है वो 3 लेवल पे देखा जाता है। या तो हमारे जो प्रोड्यूसर है उसका एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, या नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या फिर सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सब नॉर्मल होगा। समझते हैं वन बाय वन कि इसका मतलब क्या होता है। देखो तीन सिचुएशन पढ़नी है हमें। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। एंड मैं एक छोटा सा आपको हिंट भी देते हुए चलूंगी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट किस सिचुएशन में कम आता है, नॉर्मल प्रॉफिट किस सिचुएशन में कम आता है, एंड सब नॉर्मल किस सिचुएशन में कम आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, या फिर इसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने को अगर नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एनपी इक्वल्स टू, होता है आपका सुपर प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। मतलब क्या होता है, अगर आपको एनपी निकालने को बोला जाए, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने को बोला जाए, तो आपका क्या होगा, एसपी माइनस एपी। मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज मार्केट में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, तो आपने बोला कि मार्केट में सेम इंडस्ट्री के अंदर हर एक पर्सन कितना कमा रहा है, 5 रुपए, लेकिन आप कितना कमा रहे हो, 7 रुपए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 रुपए क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट है। 2 रुपए क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। चलो वापस से चलते हैं अपने एबनॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, जिसको एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी बोला जाता है। अब प्रोड्यूसर अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट किस सिचुएशन में, जब आपका टोटल रिवेन्यू ज्यादा होता है टोटल कॉस्ट से। अब आप सोचोगे कि टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, तो इसे एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, इसे हमें नॉर्मल बोलना चाहिए ना। इसे हमें एबनॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, नॉर्मल बोलना चाहिए। तो इसको क्यों नॉर्मल क्यों एबनॉर्मल बोलेंगे, इसको आगे समझते हैं। फिर मैंने बोला कि दो सिचुएशन है, या तो हमारा क्या होना चाहिए, टीआर ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए। क्या बोला मैंने, या तो टीआर ग्रेटर देन टीसी होना चाहिए, या फिर एआर ग्रेटर देन एसी होना चाहिए। यहाँ पे टीआर का मतलब टोटल रिवेन्यू, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, एआर मतलब एवरेज रिवेन्यू, एंड एसी मतलब एवरेज कॉस्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आर अर्न्ड व्हेन टीआर इक्वल्स टू टीसी। अब आप बोलोगे ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अभी तो हमने सीखा था कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो टीआर माइनस टीसी होता है, और यहाँ पे आप बोल रहे हो कि बराबर है। बराबर अगर होगा तो हमारा प्रॉफिट तो जीरो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे नॉर्मल बचा कहाँ पे। इसको थोड़ा और डिटेल्ड मैनर में समझते हैं कि कैसे हमारा ये एबनॉर्मल बनेगा, कैसे ये हमारा नॉर्मल बनेगा। देखो ध्यान से समझते हुए चलना। मैंने बोला कि ये क्या है मेरा, टीआर माइनस टीसी है। ठीक है, टीआर माइनस टीसी। टीसी का मतलब क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, टीएफसी सॉरी प्लस टीवीसी। अब मैंने बोला ये वाली कॉस्ट तो मेरी लग चुकी है, इस पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को बिल्डिंग का रेंट पे करना था, तो रेंट तो जा चुका है। अब चाहे प्रोडक्शन करो चाहे मत करो, वो कॉस्ट लग चुकी है। तो आपको एक रेशनल प्रोड्यूसर होने के नाते आपको इस वाली कॉस्ट से ऊपर कमाना है। मतलब कुछ इस तरीके से मान के चलते हैं। मान लो कि आपका टोटल रिवेन्यू है 100 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 60 रुपीज।
प्लस में टीवीसी कितना आपका 40 रुपीज। तो आपको यहाँ पे 60 नहीं निकालना, आपको सिर्फ इस 40 सॉरी आपको यहाँ पे 100 नहीं निकालना, आपको सिर्फ इस 40 रुपीज के लिए काम करना है। अगर आप इस 40 रुपीज को बेसिकली गेन कर पाते हो तो इट मीन्स आप क्या हो, प्रॉफिट वाली सिचुएशन में हो अभी भी। ठीक है, क्योंकि ये वाली कॉस्ट तो हमारी क्या हो चुकी है, ये वाली इंप्लॉयड हो चुकी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। तो 100 - 60 + 40, जब ये वाली कॉस्ट हमारी लग चुकी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेसिकली कि क्या कहते हैं हमारा ये कॉस्ट बेसिकली क्या बोलते हैं उसे, रिलीज हो या ना हो। आई एम सॉरी, हमारी क्या होती है कि बेसिकली आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द डिस्कशन। मैंने बोला कि हमारी क्या है कि टोटल रिवेन्यू कितना है, 100 है। यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा टीएफसी 60 है और प्लस में मेरा 40 कितना है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो 60 तो आपकी लग चुकी है ना, इसमें आप थोड़ी कुछ कर पा रहे हो, आपको सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से आपको रियलाइज करवाना है कि ये वाली कॉस्ट मेरी कैसे भी आ जाए। तो यहाँ पे हमारी सिचुएशन क्या है, अगर आपकी ये वाली कॉस्ट 40 है तो भी आप फायदे में हो, अगर ये वाली कॉस्ट आपकी 50 है तब भी आप फायदे में हो। क्यों? क्योंकि इसको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना। 100 - 40 60 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ये वाली कॉस्ट मेरी बढ़ के मान लो 80 हो जाए, क्या मेरे को तब सेल करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब तो 140 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 140 हो चुकी है। तो क्या मेरे को ये अभी भी सेल करना चाहिए? तो यस, आपको अभी भी सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वाली कॉस्ट हमें कंसिडर करनी ही नहीं है, ये वाली कॉस्ट हमें कंसिडर करनी ही नहीं है। तो अगर 80 भी है ना तो भी प्रोड्यूसर को फायदा है, कितने का, 20 रुपए का। अगर ये वाली कॉस्ट मेरी 90 हो जाती है, क्या मेरे को तब सेल करना चाहिए? यस, मेरे को तब भी सेल करना चाहिए, क्योंकि तब भी मेरा प्रॉफिट कितना है, 10 रुपए का है। अगर मैंने बोला कि ये वाला प्रॉफिट मान लो कि मेरा 100 हो जाए, अब कितना है, ये 100, ये 160, तो ये कितना हो गया, 160। तो क्या मेरे को अब यहाँ पे सेल करना चाहिए या यहाँ पे मेरे को अपना प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए? देखो, जब आपका टीवीसी और टीआर आपस में बराबर आ जाए ना, इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब क्या है, आपका 100 का ही प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है और 100 में ही सेल हो रहा है। तो ये क्या है, सिचुएशन ऐसी है जहां पे अपने जो प्रोड्यूसर है उनको क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। अब उनको क्या करना चाहिए, अब एक ऐसी स्टेज आ चुकी है जहां पर उनको फिक्स कैपिटल को एम्प्लॉय करके अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के केस में आपने समझा कि क्यों क्यों हमारा टीआर बराबर टीसी के रहने के बावजूद भी हमें प्रॉफिट होता है। तो ये क्या है, इसकी सिचुएशन है। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। तो अब तुमसे कोई भी पूछेगा कि आपको किस सिचुएशन तक आपको प्रॉफिट बेसिकली प्रोडक्शन जारी रखना चाहिए, तो जिस सिचुएशन तक आपका टीवीसी टीआर जो है या तो टीवीसी के बराबर हो या फिर इसके से बड़ा हो, तब तक आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन को जारी रखना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन थी। एबनॉर्मल प्रॉफिट तो बेसिकली हमारी क्या है कि आपकी जो है, जो टोटल कॉस्ट है आपकी रिवेन्यू से हमेशा ज्यादा ही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपका आपका टीआर कितना है, 100 है, और आपका टीसी कितना है, मैंने बोला 30 रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट है और 30 रुपए का हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो बड़ी सिचुएशन है। ठीक है, फायदे वाली चीज है, ये वाला भी रियलाइज हो जा रहा है, ये वाली कॉस्ट भी आ जा रही है, इसके अलावा 40 रुपीज और मिल जा रहे हैं। तो ये ही मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट है कितना मेरा यहाँ पे, ये मेरा जो 40 रुपीज है ना, ये क्या है, मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है। क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। अब हम ये समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन आती कब है। देखो, थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, एग्री और नॉट एग्री? ठीक है, तो एग्री करते हैं चीज से। तो मैंने बोला कि मेरी जो पूरी इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, अब देखो, एक छोटी सी चीज समझते हैं। मान लो कि आज की डेट में कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। लेट सपोज कि हमने बोला कि क्या है, लेट सपोज कि हमारे यहाँ पे जो एप्पल है, इसकी जो एप्पल है, इसकी जो सेल है वो बस महीने में कितनी होती है, 2 महीने होती है। ठीक है, कितने महीने के लिए होती है, 2 महीने के लिए होती है। तो इसमें क्या है, मार्केट में 4 बड़े प्रोड्यूसर है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर 1 है, एक प्रोड्यूसर 2 है, एक प्रोड्यूसर 3 है एंड एक प्रोड्यूसर 4 है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेच के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा कि इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कुछ इस तरीके से 25 25 25 एंड 25। ठीक है, ये डेटा आपकी ईज के लिए समझाया जा रहा है आपको, कि जिससे आप चीजों को आराम से क्या कर सको, कैप्चर कर सको। अब इन्होंने देखा कि जो बाकी के लोग हैं, इन्होंने देखा यार एप्पल के बिजनेस में तो बहुत अच्छा मार्जिन है, मतलब 25% का मार्जिन है।
अगर आप किसी प्रोडक्ट को 100 में खरीदते हो तो आप 125 में उसे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये तो बड़ी प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, तो हमें भी क्या करना चाहिए, इस बिजनेस में एंटर करना चाहिए। ठीक है, हमें क्या लगा, इस तरीके से लगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब हमें इसमें एंटर करना चाहिए तो एक नया और आया, प्रोड्यूसर 5 और आया। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, सेम कैपिटल को एम्प्लॉयड करा। तो क्या अब इनकी शेयरिंग 25-25 रह जाएगी? नहीं। अब इनकी शेयरिंग कितनी रह चुकी है, इनकी रह चुकी है 20, 20, 20, 20 एंड 20। यस और नो? प्रॉफिट इनका क्या था, पहले एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। ठीक है, ये क्या था, इनका एबनॉर्मल प्रॉफिट था। कितना था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था। अब इन्होंने देखा कि एक नए प्रोड्यूसर आने के कारण इनका क्या हो गया, प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया, 20-20-20 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी ये बिजनेस कैसा है, एक्साइटिंग बिजनेस है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसमें 20% का मार्जिन है। तो फिर इसमें कुछ नए नए जो बेसिकली प्रोड्यूसर है और ऐड होते चले गए। जैसे यहाँ पे P6 आए, P7 आए, P8 आए एंड P9 आए एंड इसके बाद क्या है, P10 आए। ठीक है, अब इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो चेंज हो चुकी है। चेंज क्यों हो गई, हमने बोला इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड है, अब सबका मार्जिन कितना हो गया, 10-10 हो चुका है। ठीक है, 10 प्रोड्यूसर मार्केट में है, 10-10 सबका क्या है, मार्जिन हो चुका है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे हमारी प्रॉफिट शेयरिंग जो प्रॉफिट है बेसिकली वो कितना है, 10% है। लेकिन अगर आप अपने सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे ना तो ये बिजनेस लॉस मेकिंग बन चुका है। क्यों? क्योंकि 10% का तो आपको ग्रॉस मार्जिन है ना। ग्रॉस मार्जिन कितना है आपका, 10% है। ठीक है, लेकिन क्या ग्रॉस मार्जिन के ऊपर हम काम कर सकते हैं? नहीं, हमें काम करना है किसके ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर। ग्रॉस मार्जिन कितना है हमारा, 10%। तो हमने बोला हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ। जब अपने नेट प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अपना निकाल के देखा तो आपने देखा कि नेट प्रॉफिट में हमें 4% का लॉस हो रहा है। अब कितना है, 4% का लॉस हो रहा है। तो अब क्या किया जाए, अब इस बिजनेस को कंटिन्यू करा जाए या इसको छोड़ के जाया जाए? देखो, जब यहाँ पे 25-25% का जो मार्जिन था, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन थी। क्या थी, एबनॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन थी। इसके बाद नए प्रोड्यूसर आते गए, प्रॉफिट कम होता गया, तो ये सिचुएशन कहाँ पे आके अटक जाती है, ये सिचुएशन आके अटकेगी कहाँ पे, जहां पे अब क्या होगा आपका, टी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टी आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, टीसी के हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां पर हमारी क्या, रिवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर बराबर ही जा रही है। तो जो नए प्रोड्यूसर इनको मार्केट को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? या तो ये बहुत बड़े स्केल पे काम करें, ठीक है, तो ये मार्केट में स्टेबल हो सकते हैं, या फिर इनको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली इस लॉस को बियर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब क्योंकि जो प्रोड्यूसर बाद में आया हुआ है इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, यूजुअली तो यही होता है। जो पुराने प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, जो मार्केट में पहले से बैठे हुए हैं, उनकी क्या होती है, थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो वो थोड़े बहुत लॉस को बियर करने में भी क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 प्रोड्यूसर को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 प्रोड्यूसर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो किस तरीके से जाएंगे, जो जो क्या होंगे, वीक इन कैपिटल होंगे। तो जैसे मान लो कि ये वीक इन कैपिटल है, तो ये 1 बाय 1 क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, मूव कर देंगे। अभी ये सिचुएशन पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट की थी, इनके आते ये सिचुएशन किस में कन्वर्ट हो गई, नॉर्मल प्रॉफिट में। क्योंकि जितना कैपिटल, सॉरी, जितना रिवेन्यू उतना ही कॉस्ट है। अब ये जो पुराने प्रोड्यूसर हैं ये झेल लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑलरेडी फिक्स कैपिटल बहुत पहले से लग चुका है और इसमें से काफी ज्यादा पोर्शन को क्या है, गेन भी कर चुके होते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सिचुएशन लॉस की बन चुकी है, ये सब नॉर्मल प्रॉफिट इसे बोला जाता है बेसिकली। ये 1 बाय 1 क्या करेंगे, मार्केट को छोड़ के जाने लगेंगे। और जब ये मार्केट को छोड़ के 1 बाय 1 जाएंगे तो वापस से हमारा जो मार्जिन है वो कहाँ पे सेट हो जाएगा, 20-20-25 पे शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से ये क्या है, बेसिकली एक साइकिल है, ये चलती रहती है, इस तरीके से चलती रहेगी। प्रोड्यूसर आएंगे छोड़ के जाएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे छोड़ के जाएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे छोड़ के जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल का और नॉर्मल प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब कम प्रोड्यूसर मार्केट में काम कर रहे हैं तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, वो छोड़ के जाने लग गए तो नॉर्मल प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। सॉरी, कम प्रोड्यूसर मार्केट में काम कर रहे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। उसके बाद और जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको ये चीज एक्साइट करती है, वो लोग एंटर करते हैं मार्केट में लेकिन लंबे समय तक स्टेबल नहीं रह पाते, जिसकी वजह से फिर वो क्या करते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारा एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, नॉर्मल और ये सिचुएशन क्या होती है, बीच में सब नॉर्मल प्रॉफिट की भी आती है। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होती है, अ प्रोड्यूसर अर्न सब नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉसेस व्हेन, जब इसकी क्या होती है, कॉस्ट भी बड़ी हो जाती है टोटल रिवेन्यू से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कुछ इस तरीके से हुआ कि आपका रिवेन्यू है 100 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 40 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी 80 रुपए। अब अगर देखा जाए तो ये वाली जो कॉस्ट है ये बड़ी हो चुकी है, ये बड़ी हो चुकी है किससे, रिवेन्यू से। तो ये सब नॉर्मल का केस होता है, जहां पे या तो टी आर आपका क्या होना चाहिए, लेस देन टीसी होनी चाहिए, या फिर आपका ए आर क्या होना चाहिए, लेस देन एसी होना चाहिए। तो अब एक प्रोड्यूसर को कहाँ पे रहना चाहिए या कहाँ तक बेसिकली बिजनेस करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए, इस चीज को समझते हैं।
समझते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट आर डिफाइंड एज अ मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। इन्होंने क्या बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर मार्केट में जो पैसा लगा रहा है उसके ऊपर कितना वो रिटर्न कमा पा रहा है, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके जो पेरेंट्स है वो मार्केट में या बैंक में पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते होंगे, तो उन्होंने बोला कि उनके जो उनका जो पैसा है उसमें एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है उनको 7%। तो 7% उसका उनका क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि इतना वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक उन्हें पे करे, तो वो क्या हो जाएगा? उनका नॉर्मल प्रॉफिट। इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, ही विल विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज एंड शिफ्ट इट टू द सम डिफरेंट यूज। इन्होंने क्या बोला कि अगर एक प्रोड्यूसर जितना वो एक्सपेक्ट करता है नॉर्मल प्रॉफिट से, मतलब अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल से, अगर वो उतना बेसिकली मार्केट से नहीं उठा पा रहा है या उतना उसका रिटर्न मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपनी कैपिटल को विड्रॉ करेगा एंड किसी दूसरे सोर्स में उसको इन्वेस्ट कर देगा, सो दैट कि उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल हो सके। नॉर्मल प्रॉफिट आर पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। इन्होंने क्या बोला? जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो किसका पार्ट होता है? टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये हमारी तीन सिचुएशन थी, किस किस की? प्रॉफिट की, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सब नॉर्मल प्रॉफिट। एक प्रोड्यूसर को किस किस सिचुएशन में काम करना चाहिए? प्रोड्यूसर को काम करना चाहिए एबनॉर्मल प्रॉफिट में। वो तो एक तरीके से मान लो कि बहुत ही सुप्रीम कंडीशन हो जाती है। उसके बाद उसको काम करना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट में, लेकिन सब नॉर्मल प्रॉफिट वाले कंडीशन में उसको काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आके उसके प्रोडक्शन को बेसिकली रिवाइव करने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद हमने समझा था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा रिटर्न होता है जहां पे प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है कि इतना पैसा उसको मार्केट से मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, उसकी इन्वेस्टेड कैपिटल के ऊपर। तो आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हमें क्या समझना है? कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। एक जो प्रोड्यूसर है वो अपनी कंडीशन, बेसिकली उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं वो क्या क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। अब प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है कि हमारा जो एम आर क्या हो रहा है ये, 1 2 3। अभी हमें समझना है कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। मतलब एक प्रोड्यूसर को कहाँ कहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम को सेट करना चाहिए, इसके हमें क्या है? कंडीशंस को पढ़ना है। सबसे पहले हमारी कंडीशन है कि हमारा जो एमआर है वो एमसी के बराबर होना चाहिए। एमआर मतलब मार्जिनल रिवेन्यू एंड एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट। मतलब आपका मार्जिनल रिवेन्यू आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इक्वल्स टू एमसी। एमसी क्या है? बढ़ता हुआ होना चाहिए। मतलब जब आपका एमआर बराबर एमसी के होगा तो उसके बाद की जो सिचुएशंस है ना उसमें आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कहता है कि हमारा जो एवरेज रिवेन्यू है जिसको प्राइस बोला जाता है वो क्या होना चाहिए? आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या तो बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो। इन तीनों कंडीशंस को हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या है बेसिकली। आगे हमने क्या पढ़ा कि इट इज द ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कौन सी कंडीशन? जो ऊपर तीन मेंशन कंडीशन कर रखी है इन्हीं को। इट इज ओनली व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड दैट द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमाइज। इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा टीआर एंड टीसी क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसके मैक्सिमाइज होने से होता क्या है? हमारा प्रॉफिट ज्यादा आता है ना। प्रॉफिट क्या होता है? मैक्सिमाइज हो जाता है। एंड वही क्या होती है? हमारी प्रोड्यूसर के लिए एक बेस्ट कंडीशन होती है। तो अभी हम समझते हैं कि क्या है। देखो, इसकी हम एक डिटेल्ड स्टडी करते हैं कि बेसिकली हमारा जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है उसे किस तरीके से सेट करना चाहिए। जहां पे हमने अपनी तीन कंडीशन पढ़ी थी कि एमआर बराबर एमसी के होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था कि हमारा जब एमआर इक्वल टू एमसी के होगा तो एमसी हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए। और उसके बाद हमने थर्ड कंडीशन पढ़ा था कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवीसी से या तो बड़ा हो या फिर उसके इक्वल हो। अगर हमारी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, इन दैट केस हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हमारा क्या है? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे सेट हो सकता है। सबसे पहले हमने एक टेबल देखा। टेबल में हमने देखा कि हमारे जो यूनिट ऑफ आउटपुट है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो 1 से लेके 11 यूनिट तक का हो रहा है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर पहले 1 यूनिट बनाता है, फिर 2 बनाता है, 3 बना रहा है, 4 5, इस तरीके से इन्होंने क्या करे? 11 तक यूनिट बने। अच्छा, 11 तक यूनिट में हमने देखा कि हमारा जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो इन एवरी केस हमारा कितना है? बराबर है, मतलब 12 12 है। अब बात आती है मार्जिनल कॉस्ट की। देखो, मार्जिनल रिवेन्यू तो बेसिकली क्या है कि आप मार्केट में सेल कर रहे हो, उससे आपको जो रिवेन्यू हो रहा है वो वाला रिवेन्यू है। जैसे आपने बोला
कि अगर आपका एक यूनिट मान लो कि 10 रुपए का बिकता है, तो 2 यूनिट आपका 20 का बिक जाएगा, 3 यूनिट आपका 30 का बिक जाएगा, कुछ इसी तरीके से होगा, 4 आपका 40 का बिक जाएगा। तो एवरी केस आपका क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू सेम ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको हम स्टडी इस तरीके से नहीं कर सकते कि हमारा क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा रिवेन्यू बढ़ेगा, इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। तो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, एवरी केस में हमारा कितना है, 12 अब हमने बात करें कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। देखो मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली क्या होती है कि जितना आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है ना, तो बेसिकली आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने का बेनिफिट मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि पहले अगर मान के चलो कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लगा दी गई, उसके बाद जब 2 यूनिट बनाओगे तो 2 के बीच में बढ़ जाएगी, 3 यूनिट बनाओगे तो 3 के बीच में बढ़ेगी, 4 यूनिट बनाओगे तो 4 के बीच में बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो बेसिकली कॉस्ट है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। ठीक है, अब हमने इसके बाद समझा कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट क्या थी, पहले 15 रुपए थी, फिर इसके बाद 12 हुआ, देन 10 हुआ, फिर 9, देन 8, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12 एंड फिर 15। यहाँ पे हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, हमारी जो कॉस्ट है वो यहाँ तक क्या है, घटी, ठीक है। कॉस्ट क्या है, यहाँ तक घटी। और इसके बाद हमने देखा कि हमारी जो कॉस्ट है ना वो यहाँ से फिर से बढ़नी शुरू हो गई। मतलब दो केसेस बन गए, एक केस जब आपकी कॉस्ट घट रही है, फिर दूसरी कंडीशन जब आपकी कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम की, वो क्या है, एम आर इक्वल्स टू एम सी के होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन पढ़ी थी कि एम आर इक्वल्स टू एम सी के हो और साथ के साथ एम सी राइजिंग भी होना चाहिए आपका, ठीक है। और उसके बाद हमने तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से या तो बड़ी हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है। ये हमने कंडीशन पढ़ी थी, हमने 2 से 3 बार इसको बोल के रिवाइज भी कर लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी इन टू सिचुएशंस, यस और नो। हमारा जो एम आर और एमसी है वो दो केस में बराबर है, पहला केस तो ये वाला हो गया एंड दूसरा केस ये वाला हो गया, जब हम सिर्फ 2 यूनिट बना रहे हैं या फिर जब हम कितनी बना रहे हैं, 10 यूनिट बना रहे हैं। जब हमने कितना बनाया, सिर्फ 2 यूनिट बनाया, या फिर सेकंड जब हमने 10 यूनिट बनाया। तो हेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी इन टू सिचुएशंस। सबसे पहले इसने बोला व्हेन 2 यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस, जब 2 यूनिट आउटपुट की बनाई जाती है या फिर जब 10 यूनिट आउटपुट की बनाई जाती है। हाउएवर व्हाइल इन सिचुएशन वन, कहते हैं सिचुएशन वन में वेन आउटपुट इक्वल्स टू 2 यूनिट है तो एमसी फॉलोइंग है, आपका क्या है, एमसी फॉलोइंग है, यस और नो। देखो यहाँ पर आपकी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि आपका एमआर इक्वल्स टू एमसी का होना चाहिए, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसने बोला एमआर बराबर एमसी के हो, साथ के साथ एमसी भी फॉलोइंग होना चाहिए, सॉरी, एमसी क्या होना चाहिए, आपका बढ़ता हुआ होना चाहिए। बट यहाँ पे तो आपका एमसी अभी भी घट रहा है ना, क्या है, एमसी अभी भी घट रहा है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और कम हो रही है और कम हो रही है और कम हो रही है। तो प्रोड्यूसर के लिए यहाँ पे तो फायदे का सौदा है नहीं कि वो यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को स्टॉप करे। क्यों, देखो एम आर इक्वल्स टू एमसी है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एमसी भी बढ़ता हुआ होना चाहिए, ये बात यहाँ पे ठीक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है ये अभी भी घट रही है, और अगर एक प्रोड्यूसर ये कहेगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैक्सिमाइज है, तो ये बात गलत है। क्यों, यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉस्ट अभी और घट रही है, और मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हमारा जो प्रॉफिट है उसके मैक्सिमाइज होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो रिवेन्यू को बढ़ा लो या कॉस्ट को घटा लो। तो अभी तो कॉस्ट हमारी और भी ज्यादा घट रही है ना, जब हमारी कॉस्ट और ज्यादा कम हो रही है तो इसका मतलब अभी क्या है, प्रॉफिट नीचे की तरफ मैक्सिमाइज होगा कहीं पे आके, है ना। यहाँ पे आपका मैक्सिमम नहीं है प्रॉफिट, इसके नीचे की जो कंडीशन है वो और ज्यादा इसको प्रॉफिट क्या है, बना के दे रही है। तो इसका मतलब ये इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो सकती। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद इन सिचुएशन टू व्हेन आउटपुट इक्वल्स टू 10 यूनिट एमसी इज राइजिंग, यहाँ पे एमसी क्या है, बढ़ती हुई है। अब तुमने यहाँ पे फिर से एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे भी आपका एम आर इक्वल्स टू एमसी के है, क्या है, एम आर इक्वल्स टू एमसी के है, लेकिन यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। मतलब पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल आपकी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एक प्रोड्यूसर इस 10 यूनिट के बाद 11वीं यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो इसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है। क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट बढ़ जा रही है। और इस कॉस्ट के बढ़ने के कारण, इस कॉस्ट के बढ़ने के कारण इसका जो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम है वो इस वाली यूनिट पे सेट होगा, इस वाली यूनिट पे, ठीक है। कौन सी यूनिट पे सेट होगा, 10 यूनिट पे, जहां पे आपका एम आर इक्वल टू एमसी है और एमसी बढ़ता हुआ है, क्योंकि अगर इसके नीचे प्रोडक्शन करेगा तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आई होप चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम ये चेक करते हैं कि हमारा प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे सेट होता है। एम आर इक्वल टू एमसी के होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन एमसी बढ़ती हुई होनी चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन हमारी जो ए आर है, एवरेज रिवेन्यू है, वो क्या होना चाहिए, एबीसी से बड़ा या फिर एबीसी के बराबर होना चाहिए। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी। फॉलोइंग एमसी ओनली इंक्रीजेस द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीवीसी। इसने बोला कि जो बढ़ता हुआ जो बेसिकली एमसी है ना वो इंक्रीज करता है डिफरेंस किसके बीच में, टीआर एंड
टीवीसी के बीच में, ठीक है। सो दैट टीआर माइनस टीवीसी टेंड्स टू राइज और दैट प्रॉफिट टेंड टू राइज इन अ सिचुएशन ऑफ फॉलिंग एमसी, ठीक है। ये चीज अभी तक हमने पढ़ी। अकॉर्डिंग इट वुड बी एन इरेशनल डिसीजन फॉर अ प्रोड्यूसर टू स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम इन अ सिचुएशन ऑफ फॉलिंग एमसी। इसने बोला कि एक बेवकूफी वाला डिसीजन है अगर वो अपना एमआर इक्वल्स टू सॉरी अपना जो प्रोड्यूसर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे सेट कर दे, एमआर इक्वल्स टू एमसी पे। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है, कॉस्ट अभी और कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉफिट तो नीचे की तरफ मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे ये बेवकूफी भरा डिसीजन है कि आप क्या करो, अपना एम आर इक्वल टू एमसी कहाँ पे सेट करो, जहां पे आपकी यूनिट्स कितनी है, सिर्फ 2 यूनिट्स है, ठीक है, बनी है। इट इज ओनली व्हेन एमसी इज राइजिंग देन अ प्रोड्यूसर वुड स्ट्राइक हिज इक्विलिब्रियम। जब आपकी एमसी कॉस्ट आपकी इस स्टेज पर आ चुकी है कि भाई यहाँ से कम नहीं हो सकती, यहाँ से वापस बढ़ेगी, तो वहां पे आपका क्या है, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम सेट होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक, अगर हम अपने एग्जांपल में समझे तो इक्विलिब्रियम विल स्ट्राइक व्हेन एमआर इक्वल्स टू एमसी बराबर 12 के होगा एंड एमसी विल बी राइजिंग, एमसी क्या होगी, बढ़ती हुई होगी, ठीक है। द प्रोड्यूसर विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन 10 यूनिट ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये चैप्टर एंड होता है। एक बार फटाफट हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर का अपना रिकैप ले लेते हैं, ठीक है। क्या था हमारा रिकैप, रिकैप समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या था, प्रोड्यूसर को समझा था कि क्या होता है, प्रोड्यूसर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि वो क्या करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई करके प्रॉफिट को अर्न करता है। फिर हमने ये समझा था कि प्रोडक्शन के बेसिकली दो फैक्टर क्या होते हैं, 2 भागों में बांटे गए हैं, एक फैक्टर इनपुट होता है, एक नॉन फैक्टर इनपुट होता है। फिर हमने ये समझा था कि जो हमारा प्रोड्यूसर जो भी खर्चा करता है ना, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। और लास्ट में हमने यहाँ पे ये समझा था कि हमारा जो प्रोड्यूसर होता है उसका बेसिकली जो गोल है वो क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है। फिर हमने इसको समझा था कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे सेट होता है, तो हमने समझा था कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हमेशा वहां पे सेट होता है जहां पे प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक प्रोड्यूसर का हमेशा प्राइम गोल क्या होता है कि उसका प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, टीआर माइनस टीसी, टीआर स्टैंड्स फॉर टोटल रिवेन्यू एंड टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट। इसके बाद हमने समझा था कि हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है ना अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों का ही मतलब क्या होता है, टीआर माइनस टीसी। लेकिन हमने समझा था कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो बेस्ड है, उसमें एक प्रिंसिपल होता है आपका, क्या होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या है, एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जो कि क्या बोलता है कि आपको सिर्फ उन कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए बेसिकली जो मनी के फॉर्म में क्या होते हैं, मेजरेबल होती है। अब क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट मनी के फॉर्म में मेजरेबल नहीं होती, इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट में इसको कंसिडर नहीं करा जाता, ठीक है। ये चीज हमने समझी थी। इसके बाद हमने इकोनॉमिक प्रॉफिट के केस में समझा था कि इकोनॉमिक्स में हमारी जितनी इंपॉर्टेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को दी जाती है उतनी ही इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी दी जाती है। इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालते समय एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस करे जाते हैं। ये समझा था। इसके बाद हमने समझा था कि ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस परचेज। टोटल सेल में सब कितनी परचेज, बेसिकली एक प्रोडक्ट अगर आपने 100 रुपए का खरीदा तो 100 रुपए के प्रोडक्ट को कितने में आप बेच दे रहे हो, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद हमने क्या समझा था कि नेट प्रॉफिट क्या होता है, अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। इसके बाद हमने समझा था कि हमारे 3 तरीके के प्रॉफिट्स होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको मार्केट से एक्सेस मिल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको मार्केट के बराबर मिल रहा है, एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको मार्केट के बराबर भी नहीं मिल पा रहा। तीनों की हमने कंडीशन पढ़ी थी 1 बाय 1। एबनॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन थी आपका या तो टीआर बराबर बड़ा होना चाहिए टीसी से, या फिर एआर बड़ा होना चाहिए एसी से। नॉर्मल प्रॉफिट के केस में हमने समझा था कि हमारा टीआर और टीसी बराबर होता है, एंड यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्यों हमारा टीआर बराबर टीसी में भी एक प्रोड्यूसर क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि हमने यहाँ पे समझा था कि बेसिकली टीएफसी कॉस्ट एक तरीके से हमारी संक कॉस्ट बन चुकी है ना, जो पैसा लग गया वो संक कॉस्ट ही है हमारा। अब जो प्रोड्यूसर का ध्यान रहता है वो टीवीसी के ऊपर रहता है कि इससे कैसे बेसिकली हम क्या करें, अपना प्रॉफिट कमाए। तो अगर मेरी टीवीसी मान लो कि 90 रुपए भी है और मेरा टोटल रिवेन्यू कितना है, 100 रुपए भी है, तो प्रोड्यूसर तब तक उसे बनाता रहेगा जब तक कि आपका टीआर बराबर टीसी के ना आ जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने ये समझा था कि हमारा एआर बराबर किसके होना चाहिए, एसी के। फिर हमने यहाँ पे ये पूरा बिहेवियर को समझा था कि किस तरीके से बेसिकली हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट काम करता है। फिर हमने सब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में समझा था कि हमारा जो सब नॉर्मल प्रॉफिट है उसकी कंडीशन क्या होती है कि जो टीसी है वो ग्रेटर देन हो जाती है टोटल रिवेन्यू से। एंड एक प्रोड्यूसर को या एक रेशनल प्रोड्यूसर को कभी भी इस वाली सिचुएशन में बिजनेस को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। फिर हमने समझा था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जिसमें जो इन्वेस्टर होता है उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कम से कम मेरे को मार्केट से इतना तो मिल ही जाए, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। फिर हमने पढ़ी कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या क्या है, तो 3 कंडीशन पढ़ी कि एमआर बराबर एमसी के होना चाहिए,
दूसरी पढ़ी थी कि जब हमारा एमआर बराबर एमसी के होना चाहिए, इन दैट केस आपका एमसी राइजिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एमसी अभी भी डिक्लाइनिंग है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम यहाँ तो सेट होने वाला नहीं है, इससे कहीं और नीचे जाके होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा एवरेज रिवेन्यू एबीसी से तो बड़ा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, फिर हमने इसका डायग्रामेटिक फॉर्म पढ़ा था एंड फाइनली हमने इसका क्या करा था, एक्सप्लेनेशन समझा था। यहाँ पे आपका चैप्टर 10 एंड होता है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। इन एनी केस आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज के फॉर्म में हो कि आप लोग इंग्लिश प्रेफर करते हो या आप लोग हिंदी प्रेफर करते हो, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो, और किसी भी तरीके का आपका कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता देना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो पीडीएफ के फॉर्म में तो वो भी अपने को कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।